हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.4 में आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे एंड उनको किस तरह से हम डील करेंगे, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। सो उससे भी पहले आपको इतना पता होना चाहिए उनकी टाइप्स, राइट। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बेसिकली जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 7.4 में उनकी 5 कैटेगरीज बनाई हैं एंड वो आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज जब आप अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो तब आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे मैं उनकी हर एक कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए मेथड भी बताऊंगी। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, राइट। सो यहाँ पे हम डिटेल टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कैटेगरीज की मैं पहले बात करूँ तो इनके बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहली कैटेगरी बहुत ही ईजी है। जो भी आपको मैंने फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट 7.4 एक्सरसाइज में बताए हैं, डायरेक्टली आपके जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे एंड आपको उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस भी नहीं करनी है। ये इस तरह की फर्स्ट कैटेगरी है जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की। सेकेंड कैटेगरी क्या कहती है? सेकेंड कैटेगरी ये कहती है कि आपको थोड़े से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशंस भी बहुत इजीली आ जाती हैं। वो कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। तो जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें अगर आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे स्टेप्स की एंड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड कैटेगरी भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट 2 कैटेगरीज आई होप आप ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं या देख चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर अब बात आती है न्यू कैटेगरी जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 से देखने को मिलेगी अगर आप एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो कैटेगरी थर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक आपके पास ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि फॉर्मूलाज में भी नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? ओनली 1 वैल्यू होनी चाहिए। दैट मीन्स ओनली dx होना चाहिए, नथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में तो 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में विद रूट या फिर विदाउट रूट आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसको आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। और कैटेगरी 3 जो है वो मेथड कौन सा अप्लाई होने वाला है? हाफ एन एंगल रूल के साथ आप इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके इस तरह से बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब आपकी थर्ड कैटेगरी कन्वर्ट होती है कैटेगरी फर्स्ट में जब आप हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करके उस मेथड की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड कैटेगरी की बात करें तो हम थर्ड कैटेगरी के मेथड को भी मैं अभी बताऊंगी, लेकिन अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। तो फोर्थ कैटेगरी दिखने में मुश्किल लग रही है लेकिन है बहुत ईजी। अब देखो फोर्थ कैटेगरी कॉम्बिनेशन आपको किसका लगेगा? कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको ये लग सकता है कि ये कैटेगरी थर्ड की तरह है, क्योंकि इसके फैक्टर्स इतने पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखो इसका फैक्टर्स करना डिफिकल्ट है, राइट। तो यहाँ पर भी फैक्टर्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ कैटेगरी 3 में इसके फैक्टर्स बना लेंगे और इस तरह से बना लेंगे कि ये कैटेगरी 1 जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लगता होगा वैसे बना लेंगे, तो जिसकी हेल्प से, डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ कैटेगरी क्या है? मिक्सचर है। इसमें क्या मिक्सचर है? कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी 2 का मिक्सचर है। और वो कैसे? कैटेगरी 4 ये कहती है कि आपको क्या करना होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू आपको जरूर मिलेगी जिसको आपको टी लेट करने पर ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो आपका हट जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी 4 है लगेगी तो ये कैटेगरी 3 की तरह, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप इनमें ट्राई करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये सेकंड कैटेगरी की तरह इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर अब जैसे कोई स्टूडेंट इस चीज़ को टी लेट करता है तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि आपके न्यूमरेटर में अवेलेबल है,
ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन से कैटेगरी 4 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अब हो सकता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो कि कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में क्या डिफरेंस है और हम कैसे जानेंगे। यहाँ पे अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे तो 1 ही है कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में 1 ही होगा हमेशा, लेकिन कैटेगरी 4 में ऊपर कुछ ना कुछ है। तो पहला डिफरेंस इन दोनों में आपको पता चल गया कि कैटेगरी 3 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 1 है ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे अब कुछ ऐसा लेट करो t, क्या वो ऐसी वैल्यू आ रही है जो आपके पास न्यूमरेटर में है, यानी कि 1, ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में आपका है ही 1, राइट। लेकिन फोर्थ कैटेगरी में क्या है कि जब आप नीचे की वैल्यू को जब आप लेट कर लोगे t के इक्वल, तो वो ऐसी वैल्यू जरूर देगा आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आपके पास न्यूमरेटर में अवेलेबल होगी। तो ये कैटेगरी 4 जो है कैटेगरी 3 की तरह लगती जरूर है लेकिन है नहीं। तो आई होप मैं इतनी बात क्लियर कर चुकी हूँ कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी 5 के बारे में। एंड ये कैटेगरी 5 बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्थ कैटेगरी की तरह लगती है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में बस एक ही मेजर डिफरेंस है। कैटेगरी 4 एंड 5 में देयर इज ओनली 1 मेजर डिफरेंस। अभी हो सकता है ना सोचें बच्चे ये वाली कैटेगरी को देख के कि जरूर मैं नीचे की वैल्यू t लेट कर दूं तो वैसे न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैटेगरी 5 में यही डिफरेंस है कि जब आप नीचे की वैल्यू को t लेट करते हो, इसको सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगी। अब देख लो ट्राई करके, इसको जब मैं पूरी वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को t के इक्वल लेट कर लूंगी तो क्या आपको ऊपर की वैल्यू मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर स्प्लिट करके भी लिखोगे तब भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड यूज होगा। आप ट्राई करोगे, आप देखोगे कि आपने सोचा कि ये कैटेगरी जरूर ऐसी हो सकती है लाइक कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 कैसी है कि नीचे की वैल्यू को t लेट करते ही आपको न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे, t लेट कर लोगे और सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि आपकी वो कैटेगरी 5 है और वहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज होने वाला है और वो मेथड भी मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे इजी कैटेगरी 1 है, उसके बाद कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 4 भी इजी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाता है। एंड कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 5 ऐसी हैं जिसमें एकदम ही डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होने वाला है जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट 2 कैटेगरीज की मैं प्रीवियस वीडियोस एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 टू लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुकी हूँ और वहाँ पे ये दोनों कैटेगरीज आपको ऑलरेडी दिख चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरी 3 to 5, ये 3 जो कैटेगरीज रह चुकी हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं कैटेगरी 3 को। जब आपके पास न्यूमरेटर में 1 होगा और नीचे एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि सिंप्लीफाई इस तरह से डायरेक्ट लाइन नहीं आ पा रही है, तो लेकिन उसको हम बना सकते हैं ऐसे, तो वो होता है रूल मेथड, जिसको आप कह सकते हो हाफ एन एंगल रूल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस को, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। सो हम इसको एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.4 एंड ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में ओनली 1 है और ये ऐसी वैल्यू है जिसके आप डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मतलब ऐसे इस तरह से उसको नहीं लिख पाएंगे जो कि हमें फॉर्मूलाज में चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये पूरी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में विदाउट रूट इसको लिख लेंगे। अगर रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रूट के साथ लिखी हुई है तब भी आपको सिर्फ ये रूट के अंदर वाली वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। सो ये आपने वैल्यू साइड में लिख देनी है एंड इट इज नॉट अ रफ वर्क, ये आपको साइड में शो करना है, ठीक है। सबसे पहला रूल होता है हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ फैक्टर करने का। आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मतलब हाफ एन एंगल रूल की हेल्प से हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि हमारे पास ये हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लें जो कि हमें एक्सरसाइज 7.4 में अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस हाफ एन एंगल रूल का कि अगर आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो वैल्यू है, यहाँ पे तो 1 है सपोज, लेकिन अगर यहाँ पे इसके साथ जो अगर वैल्यू होती तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। और अगला स्टेप क्या होता है इम्पोर्टेंट कि इस
मिडिल वैल्यू में जिसके साथ x वेरिएबल है उसको आप 2 से एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करें। अब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि तभी मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, 5 लिखा होता, तब भी आप जो भी वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपने रफ वर्क में देख लिया कि मैं 2 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। तो जो भी वो वैल्यू आती है तो वो आपको कहाँ लिखनी होती है, एग्जैक्टली इसके बाद। एक बार उसी वैल्यू को ऐड करके स्क्वायर करेंगे, एक बार उसी वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। जो भी वैल्यू आई उसको मैंने ऐड करके उसका स्क्वायर करके लिखा, माइनस करके उसी वैल्यू का स्क्वायर करके लिखा, और ये जो +2 वो सबसे पीछे आ जाएगा। ठीक है, सो एकदम जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही करेंगे तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा। बहुत ही इजी है, स्टार्टिंग में हो सकता है अभी आपको फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी होगी। अब बात आ जाओगी उसके बाद जब आप ये सेट कर लोगे अपनी इक्वेशन इस तरह से, तो इस पोर्शन को, स्टार्टिंग के इतने पोर्शन को जब आप गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको ये ऐसा लगेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a इंटू b। यहाँ पर क्या है, 1 ही तो है साथ में और कुछ नहीं है। तो ठीक है, मतलब x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर वही x इंटू 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मतलब आप इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो अब ये स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। इसके बाद ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस यहाँ पर लिख दो x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में प्लस था तो हमने प्लस लिखा। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही पहले लिखा करोगे, सब्ट्रैक्शन वाली बाद में लिखा करोगे। ठीक है, अब ये वैल्यू रहेगी इसके पीछे वाली इतनी सी, और उसको एज इट इज लिख दो। इसको एज इट इज सॉल्व कर लो क्योंकि ये तो एकदम ब्रैकेट में क्लोज हो चुकी है। तो -1 + 2 कितना हो गया, +1। दैट मीन्स x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी, मतलब कि ये जो वैल्यू थी, इसकी जगह आपने इसको रिप्लेस सॉल्व करके क्या वैल्यू ले आए हो, ये। अब आप यहाँ पे इसको लगा दो डायरेक्टली, तो अब आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हो। देखा, ये वैल्यू को आपने इस तरह से सॉल्व किया और यहाँ तक ले आए, ऐसे ले आए कि आप अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इजीली। कहने का मतलब है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा ये आपको भी पता है। दैट मीन्स रूट में x² प्लस a²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग में x जो भी फंक्शन होगा प्लस ये दिस कंप्लीट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज प्लस c। मैं भी एग्जैक्टली यही करने वाली हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना होता है आपको लास्ट में कि यहाँ पे फंक्शन आपका अगर सिंपल x नहीं है, अगर फंक्शन यहाँ पर अलग है, जैसे यहाँ पे फंक्शन अब क्या है x + 1, बाद में अगर आप इसको देखते हैं कि इस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 ही है, तो आप अगर उसको डिनोमिनेटर में आफ्टर इंटीग्रेशन लिखोगे भी तब भी वो 1 ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई होती, यहाँ 2 होता या 3 होता, यहाँ पे 2x + 1 होता, तो वो जो कांस्टेंट है वो जरूर डिनोमिनेटर में आता। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फंक्शन क्या है आपका एज इट इज आ जाएगा, this whole denominator value as it is प्लस c। अब इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू है ही क्या, यहीं से तो आई है, अब इसको जब ओपन करोगे ना, सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हम ये कहाँ से लेके आए। सो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू कैसे आ रही है, x + 1 प्लस दिस वैल्यू, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, उसी के तो इक्वल है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ए क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैटेगरी 4 के ऊपर डिपेंड है। सो क्वेश्चन नंबर 16 हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये रूट के अंदर, उसको सबसे पहले क्या करना है, t के इक्वल लें। सो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लाइक दिस, जो कि आपको न्यूमरेटर में ऑलरेडी दिख रही है। तो जिसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, dt के इक्वल डायरेक्टली। सो कैटेगरी 4 इज वेरी इजी, जो कि सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाती है। ठीक है,
सो दैट मीन्स इस तरह से वैल्यू आई। सो यहाँ पर अब क्या करो, यहाँ पे ये वैल्यू कैसी है नीचे, इसको रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर में। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, दैट मीन्स मतलब आपको +1 करना होता है, वही वैल्यू जो भी आती है वही बेस में आपको लिखनी होती है डिनोमिनेटर में, है ना, +c। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही। तो यहाँ पे भी 1/2 होगा, मतलब ये जो 2 है रेसिप्रोकेट करके इसके साथ आ जाएगा और इसको मैं पावर को फिर से रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे t जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वो यहाँ पे डाल दो, दैट मीन्स 2x² + x - 3 + c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ईजी था। सो कैटेगरी 4 बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लग जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 17 भी कैटेगरी 4 की हेल्प से आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ कि x + 2 के नीचे कॉमन वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो एक बार x के नीचे ये लिख दूंगी, एक बार 2 के नीचे ये लिख दूंगी। तो मतलब हम इसको इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्प्लिट करके। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको x² - 1 dx। इसका इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर लेंगे। 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख देते हैं और यहाँ पे इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर अभी भी x है, तो उसको रिमूव करने के लिए सब्सटीट्यूशन लगा दो। सो यहाँ पे सिर्फ इस इंटीग्रेशन के लिए लेट x² - 1 = t, जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी इस तरह से। सो यहाँ पर वैल्यू होगी लाइक दिस। तो हम x dx को किसके इक्वल लिख देंगे, dt, और ये जो 2 कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में वो बाहर चला जाएगा और इस वैल्यू को क्या मान चुके हैं हम, t। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, रूट में x² माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं और इसका इंटीग्रेशन भी सबको पता है। इसकी पावर लिख दोगे 1/2, फिर जो कि आपके न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा था। तो यहाँ पर जैसे कि 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, तो रेसिप्रोकेट करके या अगर आप खुद से सॉल्व करें इतने से पोर्शन को, सिर्फ इतने से पोर्शन को सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ, जो की वैल्यू आपको देगा ट्वाइस ऑफ रूट t। ये इंटीग्रेशन के बाद की वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ जो कि इसका होगा log फंक्शन की वैल्यू प्लस दिस डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू को जस्ट आपने पुट करना है, कुछ नहीं करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, दैट मीन्स रूट में x² - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड में x प्लस रूट में x² - 1 प्लस c। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैटेगरी 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रही है। सो कैटेगरी 5 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। सो प्लीज मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।